15 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूल फॉर्मूला C3H9N। ठीक है, इससे बनाना है C3H9 और N के आपको पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं स्ट्रक्चर वाले। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहला तो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये आपका NH2 यहाँ पे लग गया। अब इस NH2 को एक बार यहाँ पे लगा के देख लो तो दूसरा बन गया CH3 CH, यहाँ पर आपने NH2 लगा दिया, ये CH3 हो गया। क्लियर बात। अब क्या इस NH2 को यहाँ पे लगाओगे तो वही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा आप अगर एक काम करते हो इसको सेकेंडरी अमीन बना लो तो यानी CH3 CH2 इस नाइट्रोजन को बीच में ला दिया अपन ने NH और ये CH3 एक ही हो गया। अगर इस CH3 को इस नाइट्रोजन पे लेके आऊं, हाइड्रोजन को इधर ला दूं तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे N CH3, ये आपका हो गया CH3। इसको तो रिमूव कर दिया ना अपन ने, ये CH3 सही है। तो और अगर और चेंज करना चाहे तो और कुछ नहीं बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 आइसोमर बने इसके, तो 4 का करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्लियर बात। नीट 2016 का क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है एल्काइन के साथ रिएक्शन NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ करवाई है, पहले सेकंड लिस्ट में डाला है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एक्स कंपाउंड बना, फिर वापस इसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो वाई प्रोडक्ट बनेगा। एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर सोडियम NaNH2 और लिक्विड अमोनिया आती है ना, तो आप क्या करवाते हो बर्च रिडक्शन, पर यहाँ पर बर्च रिडक्शन नहीं होगा। क्यों? बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइंस के साथ नहीं होता। तो सर यहाँ पे क्या होगा, देखो टर्मिनल एल्काइन है ये, जैसे ये आपने ये एल्काइन लिखी, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाओ, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने डाला NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। ठीक है सर, तो क्या होगा, एक मोल डाला है तो एक ले लेगा। ठीक है, एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बना CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, Na प्लस में आ जाएगा। ओके, ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर डाला है CH3 CH2Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3 CH2Br। अब Na क्या करेगा, NaBr यहाँ से रिमूव कर देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी देख लो सही है, CH2 बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बन गया आपके पास X। ठीक है, ये बात ओके भाई। NaBr निकल जाएगा ना यहाँ से। अपन ने ये सारी रिएक्शन किसमें पढ़ी थी कि कार्बन अगर बढ़ाने हो ना तो आप NaNH2 टर्मिनल एल्काइन की NaNH2 NH3 और फिर जितने कार्बन बढ़ाने उतने का जो एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन है ये। अब फिर इसकी रिएक्शन वही वापस NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ करवाओ तो क्या होगा, यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन हो रहा है, देखो टर्मिनल एल्काइन है, यानी टर्मिनल पोजीशन पे एल्काइन है ना, तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से सोल्ट बनेगा Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये बन गया। अब फिर इसकी रिएक्शन क्या दे रखा है, देखो सेकंड रिएक्शन CH3 CH2Br, इसके साथ करवाओगे तो वही जुड़ जाएगा, यहाँ पे Na और Br निकल जाएगा यहाँ से, ये Br और ये Na निकल जाएगा, तो क्या हो गया CH3 CH2, ये है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये रिएक्शन हो गया, ये बन गया आपका वाई प्रोडक्ट। तो X ये बन गया, तो X हो गया आपका 1 ब्यूटाइन सही है, ये तो 1 ब्यूटाइन हो गया, और ये हो गया 3 एक्साइन, 1 2 3 पे है ना, तो 3 एक्साइन ये रहा। करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अब इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन अपन बना लेते हैं, पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाते हैं। देखो एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन आपका ये हो गया। ठीक है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन CH3 हो गया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये, एक ये और एक ये बना लेते हैं आपस में। देखो 60 डिग्री पे है ना, तो ठीक है, ये स्टेगर्ड हो गया। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, देखो अगर डायहेड्रल एंगल जो है इसका 0 हो जाए तब ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये हाइड्रोजन, ओके ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्लियर। ये कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो देखो इनमें 0 डिग्री एंगल हो गया। ये डायहेड्रल एंगल इनका 60 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल नहीं है भाई, बॉन्ड एंगल तो फिक्स रहता है इनमें सब। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई। अब आप देखो स्टेगर्ड फॉर्म में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों ग्रुप दूर दूर है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इक्लिप्स्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इतनी बात समझ में आई सारी चीजें। आप देख लो इसमें द स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, स्टेगर्ड वाला मोर स्टेबल है सही है, क्योंकि इसमें देखो दोनों ग्रुप 60 डिग्री पे है डायहेड्रल एंगल में, बिकॉज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्टेन सही है, इसमें कोई भी टॉर्शनल स्टेन नहीं है, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, आंसर फर्स्ट करेक्ट। नीट 2016 का क्वेश्चन है इन द गिवन रिएक्शन, एक दे रखा है बेंजीन और एक दे रखा है डबल बॉन्ड के साथ में साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है आपको। ठीक है, HF के साथ रिएक्शन करवानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। HF एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ से आएगा H+, HF से H+ आएगा और ये डबल बॉन्ड है ना, इस ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट कर देगा, यानी जो H+ आया HF से क्या आएगा, HF से आपका फॉर्मेशन हुआ H+ का, ये H+ क्या करेगा, जो ये है आपका साइक्लो एल्कीन है ना, इस साइक्लो एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ा मान लो तो एक जगह प्लस जनरेट कर दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा प्लस जनरेट होगा, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजीन रिंग डेंसिटी बेंजीन है, बेंजीन के साथ में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कर देगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी क्या होगा, देखो इससे क्या जनरेट हुआ, ये इससे ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, मान लो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया ना, वही बात है। अब ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, तो कैसे होगा, ये देखो
ये बेंजीन रिंग है आपकी फर्स्ट वाली, इस पे जुड़ गया क्या, ये वाला आपका कार्बोकेटाइन, तो ये लो, ये हो गया। ओके, तो ये कंपाउंड बन गया, यानी ये देखो कौन सा बन रहा है, ये वाला ही है। करेक्ट आंसर हो गया, मिल गया। तो यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवानी है यहाँ पे। नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हेलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा हेलाइड कंपोनेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं? तो हेलाइड कंपोनेंट के रूप में वो यूज होगा जिसका जो हेलोजन वाला बॉन्ड है वो हेलोजन की रेजोनेंस में ना हो, या हेलोजन वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड वाले करेक्टर नहीं रख रहा हो। ठीक है, ये बात। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें अपन क्लोरोइथेन की बात करते हैं। पहले क्लोरोइथीन, इथीन है, ठीक है, तो क्लोरीन और CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा CH है ना, ये क्लोरोइथीन हो गया। इसमें देखो क्लोरीन के जो डबल लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड है ना इसके साथ में, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इसको यूज नहीं कर सकते अपन, पार्शियल डबल बॉन्ड आते यूज नहीं करेंगे। जैसे थर्ड वाला, ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये Cl, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी जो क्लोरीन है इसके जो लोन पेयर है ये देखो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसे भी यूज नहीं करेंगे। फोर्थ में देखते हैं ब्रोमोबेंजीन, वही बेंजीन के साथ में ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन की जो लोन पेयर है इसके साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर सकते। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड सेकंड वाला देखो CH3, CH, ये CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है और ये Cl है, तो ये आराम से टूट जाएगा। भाई पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि Cl को तोड़ के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब बेंजीन पे आप रिएक्शन करवा दो इसकी, ये बेंजीन प्लस CH3, CH, CH3, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, तो ये जुड़ जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ये तो क्यूमीन बन गई ना, ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये क्यूमीन होती है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है, कैलकुलेट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेल्टा TF, आपको निकालना है। व्हेन 0.01 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, KF देगा 1.86, ठीक है, और अज्यूम करना 100% आयनाइजेशन। देखो सोल्व कर लो इसको, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा TF निकालना आपको, इज इक्वल टू IKF इंटू स्मॉल m मोलिलिटी। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, हर बार क्वेश्चन आता है इनसे, तो ठीक है, डेल्टा TF डेल्टा TB। तो आई यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं आई निकालने में, सोडियम सल्फेट का 100% आयनाइजेशन हो रहा है, तो Na2SO4, ठीक है, तो कितने आयंस में टूटेगा, 3 आयंस में, 100% आयनाइजेशन, तो आई बराबर n होगा, तो यहाँ पे आई कितना हो गया 3, KF है 1.86 इंटू मोलिलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स दे रखे 0.01, ठीक है सर, बटा आपको दे रखा 1 किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 रख दो। तो यहाँ से सोल्व करोगे, देखो 3 इंटू 1.8 तो 5.4 के लगभग आता है, तो यानी 5.4 यानी 0.05 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 कौन सा है, देखो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको देखा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसके लिए कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, ये एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कब ज्यादा होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगी, तभी तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब देखो कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक डोनेटिंग वाले ग्रुप, अगर विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो कम हो जाती है, तो देखो जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन से होंगे, जैसे आपके पास आ गया प्लस M बढ़ाएगा, ठीक है, प्लस M बढ़ा तो EASR बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या प्लस I आ जाएगा तो बढ़ेगी, प्लस H आएगा तो बढ़ेगी, ठीक है। अगर माइनस वाली इफेक्ट आ गई, माइनस M माइनस I माइनस H, तो क्या होगा, ये क्या कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो NO2 है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है, OH क्या शो करेगा, ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये Cl, यहाँ पर देखो बेंजीन है, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Cl है, क्लोरीन है, तो ये माइनस I इफेक्ट शो कर देगा। अब देख लो ऑर्डर बना लो, यानी प्लस M वाला सबसे ज्यादा, थर्ड की सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रल 2 आ गया, और नेगेटिव वाले तो कम कर देंगे ना, नेगेटिव वाले तो कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव में ज्यादा देखो प्लस M ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये और ये माइनस I है, तो माइनस ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा कम कर देगा, ज्यादा डोमिनेंट है, तो फर्स्ट वाला तो सबसे कम और फोर्थ वाला I है, तो NO2 से माइनस M है, इसका माइनस I है, तो माइनस I थोड़ा कम करेगा, तो हो गया फोर्थ, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन में मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो थर्ड वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो आंसर थर्ड हो गया इसका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखो वुर्ज रिएक्शन में पूछा आपको, जो वुर्ज रिएक्शन है इसमें कौन एल्केन किसकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन में जनरली यील्ड किसकी ज्यादा होती है, इवन नंबर कार्बन के हो या सिमेट्रिकल, ओके, उसकी यील्ड ज्यादा होती है। वुर्ज रिएक्शन होती क्या है सर, जैसे RX के 2 मोल ले लिए, ठीक है, आपने डाला Na और ड्राई ईथर, ओके, मोस्ट नहीं डालते, ड्राई ईथर डालते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर डाला तो ये क्या होगा, R फ्री रेडिकल बनेगा, एक दूसरा R फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे तो RR बन जाएगा, ठीक है, दोनों लेकिन अलग अलग हो तो अलग अलग जोड़ दो, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें जो इवन नंबर का कार्बन होगा ना उसकी यील्ड ज्यादा होगी, जो ओड नंबर के कार्बन वाले होंगे उनकी यील्ड कम होगी, तो कैन नॉट मेड इन गुड यील्ड, किसकी यील्ड कम होगी, तो हेप्टेन देखो 7 कार्बन है, ठीक है, और सिमेट्रिकल की ज्यादा होती है, अनसिमेट्रिकल की कम होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड हो गया आपका।
दो सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना तो नेचर सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना सोलवेंट के पार्टिकल और सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। ओनली डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ पार्टिकल्स पे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिट बाई 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। यहाँ पे टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट दे रखा है देखो, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर कांस्टेंट ही होगी, तो यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब 100% आयनाइजेशन है तो आई किसके बराबर होगा, एन के बराबर। अब एन देखो कितने आयंस में टूट रहा है, यूरिया, इसके तो 1 होगा, KCl, के प्लस और Cl माइनस 2 में ग्लूकोज 1 हो जाएगा, और CaCl2 एक कैल्शियम और 2 Cl है ना, तो इसके एन कितना हो जाएगा, इसका 3। जितने ज्यादा एन उतना ज्यादा आई वोंटो फैक्टर, और उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3 FeCN6 जिसका मोलिकुलर वेट दे रखा है 3 to 9 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज, KF भी दे रखा है। आपको देखो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो पहले डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू KF इंटू मोलेलिटी, ठीक है, स्मॉल m। अब देखो यहाँ पे I निकालेंगे अपन, KF है ही, और स्मॉल m निकालेंगे तो डेल्टा TF आ जाएगा। और फिर अपन क्या कर लेंगे कि जो डेल्टा TF है वो होता है 0 माइनस TF, यही तो होता है। इधर लिख दूं डेल्टा TF इज इक्वल टू 0 माइनस TF। जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये TF ही तो है, फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो लिखो डेल्टा TF निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा TF बराबर I कैसे निकालोगे, I देखो इसका 100% आयनाइजेशन है, तो इसका I इज इक्वल टू N, कितने आयंस में टूट रहा है, K3 3 आयंस ये, और एक FeCN6 ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला एक, तो 4 हो गए। I इज इक्वल टू 4 इंटू KF 1.86 इंटू स्मॉल m, मोलेलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। मोल्स सोल्यूट के कितने हैं, वेट दे रखा है, वेट बटा मोलिकुलर वेट कर दो, तो मोल्स आ जाएंगे, वेट 0.1 ग्राम बटा मोलिकुलर वेट 3 to 9 अपॉन, अपने को क्या लिखना, वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा है, 100 ग्राम। अब ये ग्राम में अपने को वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में लिखना होता है, तो बटा 1000 कर दो, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ से डेल्टा TF सोल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा TF आ जाएगा तुम्हारा 0.023, ये आ गया प्लस में, इसका मतलब 0.023। ओके, अब अपने को निकालना क्या था, TF निकालना था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा TF, तो ये हो जाएगा माइनस 0.23। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो करेक्ट आंसर देखो फर्स्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा और बन सकता था, एक वैल्यू प्लस में प्लस 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 देना है, तब और भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट प्लस वाला आंसर लगा देंगे, वो ये नहीं सोल्व करेंगे। आपको और चेंज नहीं पूछा, ओनली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है।